Hello student, today we will discuss about working principle of DC motor. DC मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट साइड लेती है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट साइड देती है। जनरली इसका प्रयोग पंप, लेथ मशीन जो होती है और भी बहुत सारी इसी टाइप की मशीन है उनको चलाने में किया जाता है। डीसी मोटर को ऐसे स्थानों पर भी प्रयोग में लाया जाता है जहां पर स्पीड कंट्रोलिंग की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रॉली हुई, इलेक्ट्रिकल ट्रेन हुई, लिफ्ट हुई, एलिवेटर्स हुए, एक्सेट्रा। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। कंस्ट्रक्शन बच्चों आपको डीसी जनरेटर में पढ़ाई गई थी। डीसी मोटर में यही अच्छी बात है डीसी मशीन में कि जो डीसी जनरेटर होगा, डीसी जनरेटर, और जो डीसी मोटर होगी, जी फॉर जनरेटर, एम फॉर मोटर, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है। लास्ट में हल्का सा चेंजेस लाना पड़ता है प्रोसेस में, बाकी कंस्ट्रक्शन उनकी सेम होती है। तो आपको डीसी जनरेटर में मोटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ाई दी गई है क्योंकि दोनों की सेम है। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल, जिसको हमें देखना है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क। डैट मीन्स स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये बोला है कि जब भी किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को, मतलब व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, डैट मीन्स जिसमें ऑलरेडी करंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब उसी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उसी कंडक्टर के अंदर एक मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होगा और उसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन को। फ्लेमिंग लेफ्ट, FLHR, लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होगी कि कितना एक्सपीरियंस किया उसने फोर्स, वो होगा F = BIL sin थीटा, BIL sin थीटा न्यूटन। साइन थीटा पे हमने थीटा = 90 माना है कि परफेक्ट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो F = BIL, इतने न्यूटन, BIL न्यूटन। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वही कंडक्टर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वैल्यू BIL होगी और इतना न्यूटन वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ वी विल डिस्कस बैक EMF। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसने मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस किया, मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस किया। उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा, ऑलरेडी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, व्हेन अ कंडक्टर मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन एन इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस इन इट। मतलब कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाएगा तो उस कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस होगा। अब सुनो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो मोटर की वजह से उसमें एक फोर्स टॉर्क उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसी वजह से उस कंडक्टर में फिर से EMF इंड्यूस होगा, और उसी रिवर्स इंड्यूस EMF को, जो अपोजिट एक्शन में हुआ, उसको हम लोग बैक EMF कहते हैं, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अपने कोज को ही अपोज कर रहा है कि ये जिसकी वजह से हुआ, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, उसी को अपोज कर रहा है। डेट्स वाई इसको बैक EMF और अपोजिट EMF बोलते हैं। सप्लाई वोल्टेज V और सप्लाई वोल्टेज V है, बैक EMF AB है, प्लस IAR है, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस R है और आर्मेचर करंट I है।
तो जो इक्वेशन है ये केवीएल के लॉ को फॉलो करती है, उससे इक्वेशन निकलेगी अप्लाइड वोल्टेज कितनी होगी, बैक ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ से आई ए की वैल्यू भी निकाल ले सकते हैं हम लोग, V माइनस ई बी अपॉन आर ए, या फिर ई बी की वैल्यू V माइनस आई ए आर ए। अच्छा, इस बैक ईएमएफ की एक वैल्यू और होती है, वो मैं अलग से बता देता हूँ। ई बी इक्वल टू एन पी फाई जेड अपॉन 60 है। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने जनरेटर में देखा था, जनरेटर में कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुआ। आरएमएस वैल्यू है स्टूडेंट, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये कौन सी वैल्यू है। तो ये जो वोल्टेज जनरेट हुई है उसकी आरएमएस वैल्यू ई आर एम एस इक्वल टू एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए। अगर आरएमएस से मैक्सिमम वैल्यू में एक रिलेशन देखना है तो हमें पता है वी आर एम एस इक्वल टू वी एम अपॉन रूट टू, कि आर एम एस वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। उस रिलेशन से हम लोग कर सकते हैं इसमें एक वैल्यू को एक्सचेंज। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स की क्वांटिटी और स्पीड पर डिपेंड करता है, कि जितनी ज़्यादा फ्लक्स होगा और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही वो ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा।